नमस्कार। आज हम फिल्म का रिव्यू करेंगे कॉगर क्लब। ये फिल्म 2007 में आई थी। ये फिल्म न्यूड कॉमेडी फिल्म है, मतलब कि इसमें अश्लीलता के साथ मजाक दिखाया गया है। ये कहानी ऐसे दो भाइयों की है जो अपने रोजमर्रा की नौकरी से तंग आ चुके होते हैं और वो कुछ नया शुरू करना चाहते हैं जिससे कि वो पैसे कमा सके। मगर पैसे के चक्कर में ये दोनों भाई खोल कर बैठ जाते हैं एक सेक्स क्लब, जहाँ पर ये रोज नए नए लड़कों को लाके महिलाओं के साथ संभोग करवाते हैं। हालांकि इसमें दोनों की इच्छा रहती है, मगर फिर भी इनका पैसा कमाने का तरीका गलत था। अब इसका परिणाम क्या आता है वो तो आपको एंड में पता चलेगा। मगर फिल्म को शुरू करने से पहले मैं आपको इतना क्लेरिफाई कर दूँ कि कॉगर का मतलब होता है एक ऐसी स्त्री जो कि कम उम्र के लड़कों के साथ संबंध बनाना पसंद करती हो। तो इसी से हो सकता है आपको आइडिया आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस फिल्म को। फिल्म के शुरुआत पे हमें एक यूनिवर्सिटी का कैंपस दिखाया जाता है और वहीं पर दोनों हीरो की एंट्री होती है, दोनों भाइयों की एंट्री होती है। जो चश्मे पहने हुए आपको दिख रहा है वो है स्पेंसर, और जो प्रोफेसर के साथ खड़ा होकर किस कर रहा है वो है होगन। दूसरे सीन में इतना तो साफ हो जाता है कि इन दोनों ने अपना ग्रेजुएशन ख़त्म कर लिया है और अब इन्हें अपनी अपनी डिग्री बांटी जा रही है। वहीं हमें स्पेंसर की गर्लफ्रेंड सिडनी दिखाई जाती है। वो उसे एक नेकलेस देती है और उसे कॉलेज के कोने में आने को कहती है जहाँ पे वो पहली बार मिले थे, ताकि वो कॉलेज से जाते समय आखिरी फ़ोटो ले सके उस कोने में। मगर स्पेंसर सिडनी को मिलने के बजाय अपने भाई के साथ घर चला जाता है, जिससे सिडनी दुखी हो जाती है। और दूसरे दिन वो ग्रेजुएशन पार्टी में स्पेंसर से पूछती है कि वो आखिर में फ़ोटो खिंचवाने के लिए क्यों नहीं रहा, जिसमें स्पेंसर कहता है कि उसे उसके भाई के साथ घर जाना था इसलिए। मगर सिडनी कहती है कि वो फ़ोटो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, अब वो उस जगह पे फ़ोटो कभी नहीं ले पाएगी। स्पेंसर सिडनी को मना रहा होता है, तभी उसका छोटा भाई होगन एक आंटी के साथ बहुत ही अश्लीलता से नाच रहा होता है, जिसे देख के वहाँ पर बैठे हुए अंकल भी सोचते हैं कि कैसे नाच रहा है। जिसके कारण स्पेंसर तुरंत ही होगन से जाके मिलता है और कहता है कि ये सब तुम्हें बंद करना पड़ेगा यहाँ पे। होगन की इन सब हरकतों को देख के उसके पिताजी भी वहाँ पर आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि ये सब हरकतें उसने बंद नहीं की तो वहाँ पे जो उसके बॉस है वो उसे नौकरी नहीं देंगे। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि पार्टी के ख़त्म हो जाने के बाद स्पेंसर माइक लेके अपना भाषण दे रहा होता है, जिसमें वो कह रहा होता है कि मुझे प्लेसमेंट मिल गया है और मैं उस कंपनी के लिए अपनी पूरी ईमानदारी से और मेहनत से के साथ काम करूँगा ताकि वो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति कर सके। मगर जब स्पेंसर का भाषण चल रहा होता है तभी बाजू में से एक स्टोर रूम में से सेक्स करने की आवाज़ आ रही होती है, जो इतनी लाउड होती है कि वहाँ पे जितने भी लोग खड़े थे उन सब का ध्यान वहाँ पे चला जाता है। उनके सेक्स करने से वहाँ पे जो दरवाज़ा होता है वो भी टूट कर अलग हो जाता है और सब लोग देख लेते हैं कि स्पेंसर का छोटा भाई होगन उसी आंटी के साथ सेक्स कर रहा है जिसके साथ वो नाच रहा था। और आपको बता दो कि ये वही आंटी थी जिसके वहाँ इन दोनों की नौकरी लगने वाली थी। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि इनका पति इन दोनों लोंडों को अपने वहाँ नौकरी नहीं देगा। होगन की ये हरकतें देखकर स्पेंस के माता पिता अपना माथा पकड़ लेते हैं और बहुत ही दुखी होते हैं। दूसरे फ्रेम में हमें दिखाया जाता है कि स्पेंसर के पिता होगन को घर में ले जाके काफ़ी कुटते हैं, जिसके बीच में स्पेंसर आके बाप बेटे को अलग करता है। स्पेंसर के पिता कहते हैं कि अब वो तुम लोगों को नौकरी पे नहीं रखेंगे, अब तुम लोग क्या करोगे। तभी उसका छोटा भाई होगन जो कि सेक्स कर रहा था आंटी के साथ, वो कहता है कि क्या डैड वो मुझे भी नहीं लेने वाले क्या। ये सुन के स्पेंसर के पिता आंख बबूला हो उठते हैं और वो एक बार फिर से होगन को कूटने लगते हैं। मगर एक बार फिर से स्पेंसर बीच में आता है और बाप बेटे को अलग करता है। और स्पेंसर अपने पिता को मना लेता है कि वो उन्हें एक और चांस दे, वो फिर से उनका कहीं पे प्लेसमेंट करवाए और वहाँ पे वो अपना जॉब पा लेंगे। स्पेंसर के पिता इन दोनों को भेजते हैं वैनिटी लॉ फिल्म में। वहाँ इंटरव्यू के लिए जाने के बाद ये लोग बहुत समय तक वेट करते हैं, मगर अंदर जो बॉस होता है वो इन्हें आने के लिए परमिशन नहीं देता। वहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो बॉस को फ़ोन करके पूछती है कि क्या अब इन्हें अंदर भेजूँ। मगर हमें अंदर दिखाया जाता है कि जो उसका बॉस होता है वो किसी से ब्लो जॉब दिलवा रहा होता है। मगर तभी वहाँ पे एक टकले अंकल आते हैं और उनसे इनकी अच्छी बात होती है और वो कहता है कि तुम लोगों को हायर कर लिया। तो अब उन लोगों की वहाँ पे जॉब लग जाती है। मगर दूसरे दिन जब ये लोग जॉब कर रहे होते हैं तब वो देखते हैं कि वहाँ पे एक दूसरे एम्प्लॉय को काफ़ी हैरेस किया जा रहा होता है, मतलब कि उन्हें सुनाया जा रहा होता है अनफ सनफ चीज़ें कुछ काम ना करने पे। और ये दोनों भाई समझ जाते हैं कि यहाँ पे खून चूसने वाला काम करवाया जाता है, यहाँ पे किसी की कोई इज्जत नहीं है, ना तो कोई रिस्पेक्ट है। जब वो टकले अंकल उस एम्प्लॉय को काफ़ी धमका रहे होते हैं और उसे कह रहे होते हैं कि अगले महीने में तुम्हें फायर कर दूंगा, तुम्हें सैलरी भी नहीं मिलेगी, इस तरह से जब धमका कर चले जाते हैं तो वहाँ पे एक दूसरा एम्प्लॉय उस एम्प्लॉय को कहता है कि तुम्हें टॉयलेट जाना है या फिर तुमने अपने डायपर में ही कर दिया है सब कुछ। तो ये सब देख के वो एम्प्लॉय रोने लगता है
और स्पेंसर को उस पर दया आ जाती है। वो जाके उसे समझाता है कि कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है। वो जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखता है कि वो एम्प्लॉय बंदर की तरह स्पेंसर को चिपक जाता है। जब वो एम्प्लॉय बंदर की तरह स्पेंसर से चिपका होता है तभी वहाँ पर एंट्री होती है बॉस की वाइफ की। बॉस की वाइफ को देख के स्पेंसर को उस पर क्रश आ जाता है और वो ख्यालों में खो जाता है। वो उसे हाय कहकर चली जाती है। मगर वो जो एम्प्लॉय जो रो रहा था और वो उससे चिपक गया था बंदर की तरह, वो उससे अलग होकर देखता है कि उसका तो खरा हो गया है और वो उसे कहता है कि तुम गए तो नहीं हो। तभी वहाँ पर स्पेंसर का छोटा भाई होगन आता है और उसे कहता है कि ये सब अपने तंबू को नीचे करो और ये सब ऑफिस में नहीं करना चाहिए। तभी वो टकलू अंकल आते हैं और उन्हें कहते हैं कि ऑफिस में केबिन में आओ और उनके नाखून साफ करो। ये दोनों भाई ना चाहते हुए भी चले जाते हैं। नाखून साफ करने के बाद ये दोनों समझ जाते हैं कि यहाँ पे रुकना बहुत ही मुश्किल है, यहाँ पे हम सर्वाइव नहीं कर सकते। मगर स्पेंसर कहता है कि वो वहाँ पर रुकने वाला है, अगर होगन चाहे तो वो छोड़कर जा सकता है। तो होगन कहता है कि तुम्हारे बिना मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं भी यहीं पे रुकूंगा अगर तुम यहाँ पे रुक रहे हो तो। होगन स्पेंसर को बताता है कि वो समझ गया है कि स्पेंसर वहाँ पे इसलिए जॉब करना चाहता है क्योंकि उसे बॉस की वाइफ पे क्रश आ गया है, इसीलिए। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि स्पेंसर और होगन का बॉस उन्हें कैबिन में बुलाता है और उन्हें दो काम करने के लिए कहता है। पहला काम ये कि वो एक BMW कार को नीचे पार्किंग में जाए और उसके टायर पंचर करके आ जाए, ताकि उनका जो अपोनेंट वकील है वो कोर्ट में पेशी ना दे सके और जजमेंट उनके फेवर में आ जाए। दूसरा काम वो उन्हें ये सौंपता है कि वो अब उसकी वाइफ के घर जाए और उसे वहाँ पे जाके डिवोर्स पेपर दे आए और कहे कि वो अब उससे डिवोर्स ले सकती है। जिसके बाद ये दोनों भाई पहले तो BMW गाड़ी के टायर पंक्चर करने जाते हैं। ये वहाँ पे होटल बॉय बन के खड़े रहते हैं और जैसे ही वो वकील अपने होटल से बाहर निकलता है ये उससे चाबी मांगते हैं और गाड़ी को पार्किंग से बाहर लाने के लिए चले जाते हैं। वो जैसे ही गाड़ी को लेके आते हैं वो उस गाड़ी को नुकीले कांटों वाले बम्पर पर चढ़ा देते हैं, जिससे कि उसके चारों टायर पंक्चर होकर फट जाते हैं। और BMW को पंक्चर करने के बाद ये दोनों भाई वहाँ से भाग निकलते हैं। जिसके बाद ये दोनों भाई जाते हैं अपनी बॉस की वाइफ के घर, जिससे कि वो उसे डिवोर्स के डॉक्यूमेंट्स दे सके। वहाँ पर जाके वो देखते हैं कि बहुत सारी आंटियाँ डिल्डो के बारे में डिस्कशन कर रही होती है, जिसे देखकर ये दोनों भाई बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वहाँ पर उन्हें वो आंटी मिलती है जिस आंटी के कारण इन दोनों भाइयों की जॉब लगते लगते रह गई थी। वो उन्हें कहती है कि अगर वो अपने दोस्तों को चाहता हो यहाँ पर ला सकता है। और फिर ये दोनों भाई आपस में देख के हंसने लगते हैं। जिसके बाद बॉस की वाइफ आती है, उन्हें डॉक्यूमेंट देने होते हैं, मगर स्पेंसर बॉस की वाइफ के सामने कुछ भी बोल नहीं पाता। इसलिए होगन उसका छोटा भाई उसे डॉक्यूमेंट दे देता है और उसे वहां से लेके चला जाता है। उसी रात को ये दोनों भाई सोने से पहले बात कर रहे होते हैं, तभी स्पेंसर का छोटा भाई होगन उसे कहता है कि क्यों ना हम एक सेक्स क्लब को खोल दे, जिसमें ये लोग मोटी फी लेने के बाद वहाँ पे लड़कों को ले जाएंगे और इस तरह से उनकी कमाई भी होती रहेगी। पहले तो स्पेंसर मना कर देता है, मगर आखिर में छोटा भाई होगन उसे मना देता है। दूसरे दिन ये लोग जगह जगह घूम के अपना पर्चा बांट आते हैं और अपनी मोटी फी दिखा देते हैं कि आपको $500 फी जमा करवानी पड़ेगी। और अंत में ये दोनों भाई अपने ऑफिस के कलीग के पास भी जाते हैं, जिसको उसका बॉस बहुत धमका रहा होता है। वो उसे कहता है कि अगर तुम इस क्लब को ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम्हें $500 जमा करवाने पड़ेंगे। वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और दूसरे दिन हम देखते हैं कि बहुत सारे लड़के लाइन लगा के खड़े उस पर्चे को लिए हुए और वो अपनी मोटी फी वहाँ पे जमा करवा रहे होते हैं। इन दोनों भाइयों के पास बहुत सारे डॉलर जमा हो जाते हैं और अब इनके क्लब में अच्छे खासे मेंबरों की संख्या हो जाती है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि जब स्पेंसर का बॉस उसे सुना रहा होता है तभी बॉस की वाइफ आ जाती है और वो उससे सवाल करती है कि उसने घर के ताले बिना उससे पूछे क्यों बदलवा दिए, क्योंकि बहुत से ड्रॉर्स में उसका ज़रूरी सामान रह गया था। तब उसका बॉस हंसते हुए कहता है कि तुमने जो डिवोर्स पेपर पे साइन किया था उसमें एक कंडीशन ये भी थी कि घर के ताले बदलवा दिए जाएंगे उसे बिना पूछे। जिसके बाद वो अपनी वाइफ से कहता है कि अगर तुम्हें ये सब चीज़ें पसंद नहीं है तो एक काम करो, अपना डिवोर्स लेने का आइडिया तुम बदल दो और उसे कैंसिल कर दो। मगर बॉस की वाइफ उससे ये कहते हुए चली जाती है कि वो अपना डिवोर्स लेने का निर्णय कैंसिल नहीं करेगी। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है, जिसके पीछे पीछे स्पेंसर भी जाता है और वो उससे पूछता है कि अगर वो चाहे, अगर उसके पास घर नहीं है तो वो उसके साथ रह सकती है। मगर बॉस की वाइफ उसे मना कर देती है। मगर स्पेंसर यही नहीं रुकता, वो उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ डिनर पर आएगी। मगर बॉस की वाइफ उसे इसके लिए भी मना कर देती है। वो कहती है कि वो अभी उसके लिए तैयार नहीं है। उसके जाने के बाद स्पेंसर सोचता है कि वो तो अपने माता पिता के साथ रहता है, उसके पास अपना खुद का घर भी नहीं है। आखिर उसने क्या सोच के बॉस की वाइफ से ये कहा कि वो चाहे तो उसके साथ रह सकती है। और फिर वो जब अपने ऑफिस में जा ही रहा होता है तभी वहाँ पे उसका एक एम्प्लॉय उसे देख रहा होता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारा बॉस तुम्हें अपना पैर खुजाने के लिए याद कर रहा है।
और वो एम्प्लॉय स्पेंसर को ये भी कहता है कि बॉस की बीवी से दूर रहो, ये सब चीज़ों में तुम्हें नहीं पड़ना चाहिए, अपना करियर के बारे में सोचो। शाम को जब ये तीनों अपना काम धाम निपटा कर घर जा ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर स्पेंसर की एक्चुअल गर्लफ्रेंड आ जाती है और वो स्पेंसर को अपने साथ आने के लिए कहती है। स्पेंसर उसके साथ चला जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि वो उसके साथ रहना चाहती है। स्पेंसर उसे कहता है कि अभी वो अपने माता पिता के साथ रह रहा है, इसलिए वो उसे अपने साथ नहीं रख सकता। तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि इसीलिए वो एक किराए से अपार्टमेंट ले लेगी जहाँ पर वो दोनों साथ में रहेंगे, और जब स्पेंसर की लॉ की डिग्री ख़त्म हो जाएगी तब उसे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी और उस जॉब से वो अपना खुद का एक घर बसा लेंगे। स्पेंसर उसे कुछ भी जवाब दे उससे पहले ही उसकी गर्लफ्रेंड उसे चुप करा देती है और कहती है कि तुम इसके बारे में सोच कर देखना, ये हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। उसी रात को स्पेंसर का छोटा भाई होगन उसे बताता है कि उनके माता पिता बाहर जाने वाले हैं, तो क्यों ना वो क्लब के मेंबर के लिए पार्टी को घर पर ही अरेंज करवा दे। दूसरे दिन जब इन दोनों के माता पिता जा रहे होते हैं, तब ये दोनों भाई उन्हें कहते हैं कि वो एक नॉर्मल सी पार्टी करना चाहते हैं जिसमें बस सोडा पिया जाएगा और कॉलेज के कुछ दोस्त आएंगे। इन दोनों के माता पिता मान जाते हैं और उन्हें पार्टी करने की अनुमति दे देते हैं। उसी रात को ये लोग क्लब के सारे मेंबर्स को घर पे बुला लेते हैं और वो लोग पार्टी शुरू कर देते हैं। उस रात को उनका वो डरपोक एम्प्लॉय कार्ल भी वहाँ पे आया होता है। होगन एक काम करता है, वो कार्ल को किसी आंटी के साथ भेज देता है, जिसके बाद होगन खुद भी किसी आंटी के साथ चला जाता है। अब बचता है बस स्पेंसर और बॉस की वाइफ। वो लोग थोड़ी बहुत बातें करते हैं। बॉस की वाइफ वहाँ स्पेंसर को बताती है कि वो पार्टी में अपनी इच्छा से नहीं आई है, वहाँ पर उसकी दोस्त उसे जबरदस्ती से लेके आई है, वरना वो ऐसी औरत नहीं कि वो किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ बिना मतलब के चली जाए। जब वो ये सब बातें खत्म कर कर जा रही होती है, तभी स्पेंसर उसे किस कर देता है। वहीं पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि होगन जिस आंटी के साथ गया होता है वो ट्रांसजेंडर होती है। ये सब देख के होगन शॉक हो जाता है। ये सब देखने के बाद होगन का चूहा बिल के बाहर आ ही नहीं रहा था, जिसके बाद उसे किसी और आंटी को याद करना पड़ता है, तब जाके उसका चूहा बिल के बाहर आ पाता है। मगर उसके बाद भी वो शौक में होता है कि उसके साथ ये क्या हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्पेंसर और बॉस की वाइफ का भी राउंड 1 खत्म हो चुका होता है और वो दूसरे राउंड की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी स्पेंसर को घर के बाहर कार के हॉर्न की आवाज़ आती है। जब वो खिड़की में से देखता है तो उसके माता पिता घर आगे होते हैं और साथ ही में वो स्पेंसर के बॉस को भी लेके आते हैं, जिससे कि वो उसका यूनिवर्सिटी का रिकमेंडेशन लेटर जल्द से जल्द उसे दे दे। मगर फिर भी ये सब देख के स्पेंसर और होगन की हालत ख़राब हो जाती है। वो जल्द से जल्द सारे पार्टी मेंबर्स को बाहर निकालने की तैयारी करते हैं और जल्दी से स्पेंसर दरवाजे की तरफ भागता है और अपने माता पिता और बॉस को दरवाजे पर अटका कर रखता है, जिससे कि होगन सारे पार्टी मेंबर्स को घर के बाहर निकाल सके। जब ये लग रहा होता है कि सब कुछ अब ठीक होने ही आया है, तभी वहाँ पर स्पेंसर की गर्लफ्रेंड भी आ जाती है। वो स्पेंसर को सवाल करती है कि उसके पार्टी में सारी औरतें 50 साल के आसपास की क्यों है। ये सुन के स्पेंसर के माता पिता और बॉस सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या उन पार्टी अरेंज करता है। स्पेंसर का बॉस उसकी मजाक उड़ाता है और कहता है कि कहीं तुम वो लड़के तो नहीं हो जो बड़ी उम्र की औरतों को पसंद करता है। स्पेंसर हंसते हुए मना कर देता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद स्पेंसर का बॉस घर से चला जाता है और अब लगने लगता है कि सब कुछ ठीक हो ही गया है। मगर तभी कमरे में से बॉस की वाइफ बाहर आ जाती है और स्पेंसर के माता पिता और उसकी गर्लफ्रेंड तीनों देख लेते हैं कि बॉस की वाइफ इसके कमरे में से बाहर आ रही है। जिसके बाद बॉस की वाइफ अपने घर जाने के लिए निकल जाती है। पीछे पीछे स्पेंसर भी जाता है उसे समझाने के लिए, मगर बाहर उसका बॉस खड़ा होता है और वो इन दोनों को देख लेता है। स्पेंसर बॉस की वाइफ को समझाता है कि जो कुछ भी हुआ वो गलती से हुआ था और उसने वो कभी नहीं सोचा था कि होगा। बॉस की वाइफ स्पेंसर को जवाब देती है कि जो कुछ भी हुआ उस पर वो फिर कभी बात करेंगे, अभी वो इस पर बात नहीं कर सकते, अभी उसे जाना है। और फिर बॉस की वाइफ अपनी कार में बैठ के वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर स्पेंसर की गर्लफ्रेंड आ जाती है और वो उसे कहती है कि तुम्हारा रिलेशनशिप इतनी एजड औरत के साथ कैसे हो सकता है। स्पेंसर की गर्लफ्रेंड साथ ही में उसे सुनाती है कि उसे लगा था कि उसके छोटे भाई होगन कोई बड़ी उम्र की औरतें पसंद आती होगी, मगर वो भी ऐसा निकलेगा वो उसने नहीं सोचा था। दूसरे दिन ये दोनों लौंडे ऐसे ऑफिस जाते हैं जैसे पिछली रात को कुछ हुआ ही नहीं था। वहाँ पर देखते हैं कि वो कार्ल एक केक कटवा के बांट रहा होता है, क्योंकि पिछली रात उसकी पार्टी बहुत ही अच्छी गई थी। तभी स्पेंसर और होगन का बॉस उन्हें कैबिन में बुलाता है और उन्हें एक नया काम देता है। वो कहता है कि वो एक घर के एड्रेस पे जाए और वहाँ पर छुपके से वहाँ के मालिक की फ़ोटो लेके आए, जब वो औरतों के साथ नंगा नहा रहा होता है तब। स्पेंसर और होगन ठीक ऐसा ही करते हैं। वहीं हम दूसरे सीन में देखते हैं कि ऑफिस के एक सीनियर बॉस को ऑफिस के स्टोर रूम से इन दोनों भाइयों के कॉगर क्लब का बैग मिल जाता है, जिसमें सारे तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं। वो ये बैग लेके जाता है बॉस के पास और उसे दिखा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्पेंसर और होगन एक पैर पर जाके मिलिट्री का ड्रेस पहन के बैठ जाते हैं ताकि वो उस घर के मालिक के नंगी फ़ोटो ले सके। वो वहाँ पर उसको दूरबीन से देखते हैं
और दुर्भाग्य से वो एक तीरबाज निकलता है और वो वहाँ पे तीर चलाने लगता है, मगर उसका निशाना इतना ख़राब होता है कि तीर निशाने पर लगने की बजाय जिस पेड़ पे होगन और स्पेंसर बैठे होते हैं उसके बीच में जाके डाली पे लग जाता है। मगर तब तब इन दोनों भाइयों ने उसकी बहुत सारी फोटोग्राफ्स ले ली थी, तो वो जैसे जैसे करके वहाँ से भागते हैं और वापस आते हैं। स्पेंसर और होगन उन फोटोग्राफ्स को अपने बॉस को देते हैं और पूछते हैं कि उन्हें अपना यूनिवर्सिटी का रिकमेंडेशन लेटर कब मिलेगा। इनका बॉस उन्हें गोल गोल बातें सुनाकर वापस भेज देता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों लौंडे एक मीटिंग अरेंज करते हैं और अपनी नई पार्टी का एड्रेस वहाँ पर बताते हैं। ये लोग अपनी नई पार्टी बेवरली हिल्स के एक रेस्टोरेंट में अरेंज करते हैं। वहाँ पे हमें पता चलता है कि इनके क्लब में बहुत सारे मेंबर जुड़ चुके हैं। बेवरली हिल्स की पार्टी के दिन सब कुछ अच्छा जा रहा होता है। ये दोनों भाई उस एम्प्लॉय कार्ल को वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट बना देते हैं और वहाँ पे सबका वेरिफिकेशन करवाने के लिए बिठा देते हैं। ये दोनों भाई आंटियों को गाड़ी के नाम से बुला रहे होते हैं, किसी को फोर्ड, किसी को मस्टैंग, किसी को सेवरोलेट, किसी को कैडिलैक, किसी को जेगुआर कह के ये लोग बुला रहे होते हैं। तभी वहाँ पे बेवरली हिल्स की पार्टी में वो ट्रांसजेंडर आंटी भी आ जाती है, जिसे देख के होगन नर्वस हो जाता है। वहीं स्पेंसर देखता है कि उसका बॉस दूसरे रेस्टोरेंट में अपनी वाइफ के साथ आया है, जिसे देख के वो दुखी हो जाता है कि उसकी वाइफ पार्टी मारने के बजाय अपने बॉस के साथ वहाँ पे दूसरे रेस्टोरेंट में है। वहीं पार्टी में होगन को एक अनजान आदमी दिखता है। वो अनजान आदमी को जाके कहता है कि आपका टोकन आईडी दिखाइए। वो अनजान आदमी नहीं दिखाता, वो कहता है कि वो मेंबर नहीं है, तो मगर वो मेंबर बनना चाहता है। तो होगन उसे एक मोटी फी बताता है। वो कहता है कि आपको $3000 पे करने पड़ेगा और बाकी एक्स्ट्रा चार्जेस जो बनते हैं वो आपको पे करने पड़ेंगे। वो आदमी मान जाता है और वो आदमी होगन को मोटी फ़ी दे देता है, जिससे गिन के वो जैसे अपनी जेब में रखता है कि पीछे पुलिस की गाड़ी आके रुक जाती है और वो आदमी एक अंडरकवर एजेंट निकलता है और वो होगन को अरेस्ट कर देता है। जैसे वहाँ स्पेंसर आता है कि स्पेंसर को भी वहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाता है। पुलिस के सायरन की आवाज़ सुन के बॉस और उसकी वाइफ रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं और वो देखते हैं कि होगन और स्पेंसर को अरेस्ट कर लिया गया है। तभी उसका बॉस अनजान बनते हुए पुलिस से पूछता है कि ये दोनों लौंडे तो मेरे यहाँ ऑफिस में काम करते हैं, आप इसे क्यों पकड़ रहे हैं। तो पुलिस उसे जवाब देती है कि ये दोनों लोग धंधा करवा रहे थे, इसलिए हम इसे पकड़ रहे हैं। जिसके बाद स्पेंसर का बॉस उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे यूनिवर्सिटी के रिकमेंडेशन लेटर में ये भी लिख सकता हूँ कि तुम धंधा करवाते हो। और फिर उसका बॉस उसकी वाइफ को लेकर वहाँ से चला जाता है। जब ये दोनों भाई लॉकअप में कैद होते हैं तभी स्पेंसर अपने छोटे भाई को सुनाता है कि तुम्हारे चक्कर में मुझे नहीं पड़ना चाहिए था। शायद मेरी गर्लफ्रेंड सही कहती है कि अगर मैं तुम्हारे चक्कर में पड़ूंगा तो मैं अपने आप को भी बर्बाद कर दूंगा। मेरी पढ़ाई लिखाई, करियर, जॉब, फ्यूचर सब अभी लॉकअप में कैद हो गया है तुम्हारे कारण। तो होगन गुस्सा होकर कहता है कि जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार अकेला मैं नहीं हूँ, जितना हुआ उसका जिम्मेदार तुम भी हो। जिसके बाद कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के माता पिता आते हैं और इनकी बेल करवाते हैं। स्पेंसर अपने माता पिता को कहता है कि मुझे आप एक्सप्लेन करने के लिए एक विकल्प दीजिए, मगर उसका बाप कहता है कि तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाके कार में बैठ जाओ। जिसके बाद इन दोनों की मॉम उन्हें गले लगा देती है, मगर स्पेंसर होगन को कार में नहीं बैठने देता, वो उसे वहीं पर छोड़ के चला जाता है। होगन भी बेचारा अकेला वहाँ पर रास्ते पर खड़ा रह जाता है। जिसके बाद होगन अपने घर जाने के बजाय किसी आंटी के घर रहने चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्पेंसर भी अपने मॉम डैड के साथ ज़्यादा समय स्पेंड करता है, मतलब कि अब इन दोनों ने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया है। जब इन दोनों के कोर्ट केस की सुनवाई आती है तब ये लोग अपने दोस्त कार्ल को ही अपना वकील बनाकर हायर करते हैं, क्योंकि वो फ्री में काम करने के लिए मान जाते हैं और इनके पास केस लड़वाने के लिए पैसे नहीं होते। वो कोर्ट में लेट से पहुंचता है और आके बस 2 ही शब्द बोल पाता है, नॉट गिल्टी, मतलब कि ये दोनों निर्दोष है। और बस इतना ही सुन के जज इन्हें 3 हफ्ते के बाद की सुनवाई का समय दे देता है। सुनवाई खत्म होने के बाद कोर्ट के बाहर आकर कार्ल इन दोनों से कहता है कि उसे लगता है कि वो इन्हें सारे चार्ज से फ्री करवा देगा, मगर इन दोनों भाइयों को अभी भी उस पर डाउट होता है कि क्या वो सच में ही करवा पाएगा। स्पेंसर उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है। होगन कहता है कि जो भी लगता हो, मगर हमारे पास बस यही एक वकील है जो हमारे लिए फ्री में केस लड़ेगा, तो आशा करते हैं कि ये हमें सारे चार्ज से फ्री करवा देगा। जिसके बाद होगन और आगे पूछता है कि आजकल स्पेंसर तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। स्पेंसर उसे जवाब देता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नए घर पे शिफ्ट हो रहा हूँ। तो होगन उसे पूछता है कि क्या तुम सच में उसके साथ रहना चाहते हो। स्पेंसर कहता है कि उसे खुद नहीं पता कि वो क्या करना चाहता है। बाद में हम देखते हैं कि होगन अब ऑफिस के कलीग कार्ल के घर में रह रहा होता है,
कार्ल उसे बताता है कि उसके एक सीनियर बॉस को पता चल गया है कि उसकी वाइफ का चक्कर तुम्हारे साथ चल रहा था, और अब वो उससे इतना गुस्सा है कि वो अब अपनी वाइफ को डिवोर्स दे रहा है, और अब वो होगन को जान से मारने के लिए सोच रहा है। वो सोच रहा है कि वो होगन की गाड़ी के बारे में पता लगाए और उसमें बम प्लांट करके उसे बम से उड़ा दे, और साथ ही में वो उसके सारे दांत भी उखाड़ दे, जिससे कि उसके डेंटल रिकॉर्ड से भी उसकी डेड बॉडी का पहचान ना हो सके। होगन ये सब सुन के एकदम शौक हो जाता है। वो कहता है कि वो ऐसा कैसे सोच सकते हैं, ये तो एक टेररिज्म एक्ट हुआ, इसके लिए उन्हें 25 साल की जेल हो सकती है। वो कार्ल को कहता है कि क्या वो उससे वो सब फिर से बुलवा सकता है अगर वो उसे माइक्रोफोन के साथ वापस ऑफिस में भेजे तो। कार्ल हड़बड़ाते हुए नर्वसनेस के साथ कहता है कि ठीक है, वो ट्राई करेगा। दूसरे दिन कार्ल ऑफिस में जाता है अपने बॉस की मीटिंग के साथ और कहता है कि बॉस, मैंने आपकी वो बातें सुनी थी जिसमें आप कह रहे थे कि आप होगन को उड़ा देना चाहते हैं बम से। तो उसका वो ऑफिस का बॉस उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसे धमकाने लगता है, मगर स्पेंसर का बॉस बीच में आके कहता है कि रुको, इसे कहने दो, ये क्या कहने आया है। तो उसके बाद वो उसका कॉलर छोड़ता है और वो अपना माइक अंदर छुपा देता है। जिसके बाद कार्ल होगन की कार का नंबर उस बॉस को देता है और वो कहता है कि आप इस नंबर के साथ क्या करोगे। तो उसका बॉस माइक्रोफोन के सामने बोल देता है कि वो इसमें बम प्लांट करके उसे बम से उड़ा देगा। इतना रिकॉर्ड करने के बाद कार्ल वहाँ से जाने लगता है, मगर उसके बॉस उसे पूछते हैं कि तुम्हें ये सब बताने की क्या ज़रूरत थी। तो कार्ल कहता है कि वो इसलिए उसे बताया क्योंकि उसकी मॉम ने भी उसके पिताजी के साथ चीटिंग की थी और इसलिए उसे लगा कि उससे आपको मदद करनी चाहिए कार्ल को बम से उड़ाने में। जिसके बाद रात को होगन और कार्ल दोनों वेट कर रहे होते कि कब कोई आए और उसकी गाड़ी में बम रख के चला जाए। तभी कोई आता है और उसकी गाड़ी में बम प्लांट करने लगता है। तभी पुलिस आती है और उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। और दूसरे दिन हम देखते हैं कि बॉस के ऑफिस में पुलिस का छापा पड़ जाता है। स्पेंसर का बॉस हमेशा की तरह अपने एम्प्लॉय से ब्लो जॉब दिलवा रहा था, तभी पुलिस उसके केबिन में घुस जाती है और उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है ब्लो जॉब दिलवाते हुए। ये सब देख के सारे पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं, मगर फिर भी वो उसे अरेस्ट कर देते हैं। साथ में टकले बॉस को भी अरेस्ट कर दिया जाता है और जिसकी वाइफ का चक्कर होगन से चल रहा था उसको भी अरेस्ट कर दिया जाता है। ये सब हो जाने के बाद होगन स्पेंसर के घर जाता है। वहाँ पर उसकी शादी की तैयारियां पूरी जोश में चल रही थी। स्पेंसर की गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि होगन उसके घर क्यों आया है। वो नहीं चाहती कि होगन उसके घर आए, वो चाहती है कि होगन वहाँ से चला जाए। स्पेंसर उसे कहता है कि वो बस थोड़े समय बात करेगा और चला जाएगा। जिसके बाद होगन उसे लॉस एंजल्स क्रॉनिकल का न्यूज़ दिखाता है और बताता है कि उसने तीनों बॉसों को अरेस्ट करवा दिया है टेररिस्ट एक्ट के लिए। और साथ ही में वो स्पेंसर को बताता है कि जब पुलिस ने ऑफिस पर छापा मारा था तब उसे उनके कॉगर क्लब के भी सारे डॉक्यूमेंट मिल गए थे, मगर होगन ने सारे पुलिस वालों को सेटल कर दिया था। जिसके बाद होगन घर के बाहर जाके खड़ा हो जाता है। वहीं स्पेंसर की गर्लफ्रेंड स्पेंसर को कहती है कि देखो, अगर तुम मुझसे शादी कर रहे हो तो इसका मतलब है कि होगन हमारी लाइफ में कभी नहीं आएगा। मगर वहीं पे स्पेंसर अपना मुंह खोलता है और कहता है कि देखो, मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा था कि तुम मुझसे शादी करो। और साथ ही में वो उसका ब्रेसलेट भी उसे लौटा देता है और उसके बाद वो अपने दोस्त होगन के साथ चला जाता है। जब कोर्ट में इन दोनों की सुनवाई होने वाली होती है तभी इनका वकील जो कार्ल होता है उसका पेट खराब हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है और इन दोनों भाइयों को अकेला छोड़ के। जब जज मैडम आती है और उनके केस की सुनवाई शुरू करती है तब होगन उन्हें बताता है कि देखिए, हम कोई सेक्स क्लब नहीं चलाते, हम बस एक डेटिंग और मीटिंग वेबसाइट चलाते हैं और वो आने वाले वर्षों में अपने कारोबार को और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। जिसके बाद होगन जज मैडम के साथ थोड़ा सा फ्लर्ट करना शुरू कर देता है और वो कहता है कि आप भी इस मेंबरशिप में जोड़ सकती है। जिसके बाद जज मैडम कहती है कि क्या तुम्हारा दोस्त भी यही सोचता है। तो वो कहता है कि हाँ, वो भी यही सोचता है। तो जज मैडम कहती है कि अच्छा, तो फिर साबित करके दिखाओ। जिसके बाद जज मैडम अपना जूता निकाल देती है और होगन और स्पेंसर नर्वस हो जाते हैं कि अब आगे क्या होगा। जिसके बाद वो टेबल पे चढ़ जाती है और स्पेंसर और वो किस करने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं कि जज मैडम के गले में इनके क्लब का लॉकेट होता है। मतलब कि जज मैडम पहले से ही इनके क्लब की मेंबर थी, मगर बस होगन स्पेंसर की फिरकी रह रहा था। उसे सब कुछ पता था कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, बस ऐसे ही वो स्पेंसर के साथ मजाक कर रहा था। जिसके बाद ये तीनों लौंडे कोर्ट का चक्कर खत्म करके घर जा रहे होते हैं तभी रास्ते में बॉस की वाइफ का घर पड़ता है और स्पेंसर वहाँ पे गाड़ी रुकवाता है। वो वहाँ जाके बॉस की वाइफ से मिलता है और देखता है कि बॉस की वाइफ ने अब अपना नया रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू कर दिया है। मतलब कि वो अपने बॉस पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, अब वो उससे डिवोर्स ले सकती है। स्पेंसर उससे पूछता है कि क्या वो नई पार्टी में आना चाहेगी। बॉस की वाइफ कहती है कि वो उसे सोच के बताएगी। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है।
रात को हम देखते हैं कि तीनों लौंडे अपनी नई पार्टी बना रहे होते हैं और शैंपेन पी के एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि अब इनका जो सेक्स क्लब था वो अब आधिकारिक रूप से एक डेटिंग वेबसाइट या मीटिंग वेबसाइट बन गया था और अब ये लीगली था। तो इसलिए अब ये तीनों अपने ग्लास टकराते हैं और अपने तीनों बॉसों को याद करके शैंपेन पीते हैं। होगन अपने बड़े भाई से कहता है कि जब तुम हिम्मत करके हाँ कहते हो तो देखा हम कितना कुछ कर सकते हैं। ये सुनने के बाद स्पेंसर अपने छोटे भाई को गले लगा लेता है। वहीं हम देखते हैं कि पार्टी में जज मैडम भी आई है और आगे क्या हुआ होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। जिसके बाद ये तीनों लौंडे अपने क्लब का खास साइन दिखाते हुए पार्टी को आगे बढ़ाते हैं। दूसरे दिन हम देखते हैं कि इन दोनों लौंडों के माता पिता को इन पे बहुत गर्व होता है। वो इन्हें कहते हैं कि हमें तुमसे कुछ ऐसा ही करने की उम्मीद थी, हमें पता था कि तुम हमारा नाम रोशन करोगे। जिसे सुन के दोनों लौंडे अपने दांत दिखाते हैं और खुश होते हैं। तभी इनकी माँ इन्हें बहुत सारे बिस्किट देती है और उन्हें गले लगा देती है। जिसके बाद ये दोनों जाने लगते हैं और वहाँ पे हमें पता चलता है कि इन्होंने अपने कॉगर क्लब में अब टूर करवाना भी शुरू कर दिया है। अब ये तीनों लौंडे पूरे अमेरिका भ्रमण पे बस लेकर निकल पड़ते हैं। वहाँ पर कार्ल भी अपनी आंटी के साथ खुशी खुशी टूर पे चला जाता है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्ट्रेस है वो सच में एक WWE की रेसलर थी। और इनकी बस के पीछे लिखा होता है द हंट इज ऑन, मतलब कि अभी भी अपने क्लब में नए मेंबर्स को जोड़ते जा रहे हैं। जिसके साथ ही ये पिक्चर ख़त्म हो जाती है। इस फिल्म में जिन्होंने स्पेंसर का रोल किया है उनका वास्तविक नाम जेसन जर्मन है। हो सकता है कि आपको इनकी एक्टिंग अच्छी लगे और हो सकता है कि आप इनकी बाकी फिल्में भी देखना चाहते हो, मगर मुझे ये बहुत दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि जब ये फिल्म 2007 में रिलीज़ हुई थी उसके ठीक 60 साल बाद ही जेसन यानी कि स्पेंसर की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के क्या कारण थे वो नहीं पता, मगर जब वो मरे थे तब वो केवल 34 साल के थे। और 34 साल एक तरह से देखा जाए तो कुछ भी नहीं होता। और ये जो फिल्म थी वो उनके जीवन की पहली फिल्म थी। उससे पहले उन्होंने कुछ वेब सीरीज में छोटे मोटे रोल किए थे, मगर ये फिल्म उनकी पहली फिल्म थी और उसके बाद 60 साल तक उनकी कोई दूसरी फिल्म नहीं आ पाई। हो सकता है कि क्योंकि वो बहुत ही छोटे एक्टर थे इसलिए उन्हें इतने फिल्में नहीं दी गई। फिर भी एक बहुत ही अच्छा एक्टर इस दुनिया को छोड़ के चला गया। बाकी जो एक्टर्स थे जेरेमी और वॉरेन, या फिर मैं कहूँ कि होगन और कार्ल, ये लोग जिंदा है। ये लोग अभी 44 या 45 साल के हैं, मगर ये भी अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही लो लेवल के एक्टर्स है। इन्हें इतनी अभी पब्लिसिटी नहीं मिली है, इन्हें थोड़े बहुत पब्लिसिटी मिली और इसी के साथ अपना जीवन गुजारा कर रहे हैं। तो इससे हमें ये समझ पड़ते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे एक्टर भी है इस दुनिया में, मगर पब्लिसिटी या फिर पैसे की कमी के कारण लोग उन्हें नहीं जानते, लोग उन्हें नहीं समझ पाते, या फिर उनकी असली जो वास्तविकता है वो हमें नहीं दिख पाती। हो सकता था कि अगर स्पेंसर जिंदा होता तो और भी अच्छी अच्छी फिल्में देख सकता था, मगर वो नहीं है। तो इसलिए हमें नहीं पता चलेगा कभी भी कि उसकी बाकी फिल्में कैसी हो सकती थी। तो इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी फिल्मों का मैं आगे रिव्यू करूं तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये फिल्म का रिव्यू यहाँ तक आपने देख ही लिया है तो हो सकता है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगा हो, तो कृपया हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।